ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। उसके बाद देखो हम लोग क्या अभी देखेंगे आईएस कोड का हिसाब से इफेक्टिव स्पैन जो होता है, इफेक्टिव स्पैन लेंथ हम लोगों का कौन सा बीम के केस में कितना होता है। तो हम लोगों का 3 टाइप्स ऑफ बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, सेकेंड कैंटिलीवर बीम और थर्ड है कंटिन्यूअस बीम। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम तो सबको पता है, जिसका दोनों साइड में ही बस सपोर्ट रहता है उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। और कैंटिलीवर बीम जिसका एक साइड में फिक्स्ड है और अपोजिट साइड में फिक्स्ड नहीं है, हैंगिंग टाइप रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। और कंटिन्यूअस बीम जिसमें बहुत सारा स्पैन होता है, कंटिन्यूअस बीम जिसको बोला जाता है, जिसको बहुत सारा स्पैन होता है और बहुत सारा सपोर्ट भी रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। देखो फर्स्ट होता है मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब के केस में हम लोग इफेक्टिव स्पैन लेंथ। अच्छा पहले बताओ इफेक्टिव स्पैन लेंथ क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्टिव स्पैन लेंथ। और क्लियर स्पैन क्या होता है, किसी को आइडिया है क्लियर स्पैन क्या होता है और इफेक्टिव स्पैन क्या होता है। देखो सपोज मेरे पास बीम है, इसका साइड में सपोर्ट दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इसका एक्स सपोर्ट से लेके दूसरा सपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर स्पैन, जिसको हम लोग L0 से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन जब मेरा एक सपोर्ट से लेके और एक सपोर्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लियर स्पैन। और इफेक्टिव स्पैन किसको बोलते हैं, अब वो मेरे पास कोई बीम दिया है, ठीक है। जब बीम में जब हम लोग लोड देते हैं, लोड प्रोवाइड करते हैं, जब लोड के वजह से ये दोनों साइड में मेरा कॉलम है, कॉलम सपोज दो साइड में मेरा कॉलम दिया हुआ है, तो लोड के वजह से बीम क्या करता है, सपोर्ट से स्टार्टिंग से बेंड नहीं होता है। ये क्या होता है ना, थोड़ा सा सपोर्ट जहाँ पे है थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के उसके बाद वो बेंडिंग होता है। तो ये जो बेंड होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन लेंथ। तो अलग अलग बीम के केस में अलग अलग इफेक्टिव स्पैन होता है। सपोज मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में मेरा इफेक्टिव स्पैन के कितना होता है, तो तुम लोग ओपन करो IS 456 2000 का पेज नंबर देखो। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 34 देखो, 34 का लो, उसके बाद हम समझाते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में कितना मेरा इफेक्टिव स्पैन लेते हैं। सबको खोलने के बाद हमको बताना कितना। पेज खोलो, पेज नंबर 34 IS 456 का, वहाँ पे देखो क्लॉज है 22.2, क्लॉज कितना है, क्लॉज मेरा है 22.2 है। इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद बताना। सबको ओपन किए हो आईएस कोड,
IS 456/2000 का पेज नंबर 34। हमको बता। कोई कुछ बोल रहा है क्या? सुभाष सुभाष कुमार महतो कुछ बोल रहा है? तुम्हारा आवाज कट रहा है। अच्छा, ओपन करो IS 456/2000, उसके बाद बताते हैं जो जो ओपन कर दिए हो। एक बार बताओ कौन कौन ओपन किए हो IS 456/2000 पेज नंबर 34। ओपन है? ठीक है। ठीक है, देखो क्लॉज नंबर 22.2 इसमें क्या बोल रहा है? फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में सबको देखो अपना कोड में, द इफेक्टिव span of a member that is not built integrally with its the support shall be taken as clear span plus the effective depth of slab or beam or center to center of the supports whichever the less। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग इफेक्टिव स्पैन लेंथ कितना लेंगे? तो क्या बोला है IS कोड ने? फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, हमने छोटा में कर दे रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो मेरा एल इफेक्टिव आएगा वो कितना कितना है? L0 मतलब क्लियर स्पैन प्लस W/2 मतलब सपोर्ट्स का, दोनों सपोर्ट्स का आधा आधा, प्लस W/2 इज इक्वल टू कितना होगा? L0 प्लस W, और क्या होगा? और इज इक्वल टू L0 प्लस D। ठीक है, इस दोनों में जो मेरा मिनिमम होगा whichever is less, इसी को ही हम लोग लेंगे इफेक्टिव स्पैन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अकॉर्डिंग टू IS कोड ने बोला द इफेक्टिव स्पैन ऑफ number that is not built integrally with its supports shall be taken as clear span plus the effective depth of slab or beam or center to center of supports whichever is the less। मतलब इस दोनों में जो मिनिमम होगा, जो लेस होगा, whichever is the less, उसी को हम लोग काउंटिंग करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब के केस में एल इफेक्टिव। तो एल इफेक्टिव लेंथ कितना होगा फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में? क्या होगा? L0 प्लस W, देखो क्लियर स्पैन प्लस द इफेक्टिव क्लियर स्पैन प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम और द स्लैब, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स, इस दोनों में जो मिनिमम होगा द effective span of the simply supported beam or slab is the taken as list of the following: clear span plus the effective depth of the beam or center to center distance between supports whichever is the minimum or the less, उसी को हम लोग लेंगे effective span for the simply supported beam। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? इफेक्टिव स्पैन फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम लोग कितना लेंगे? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा IS कोड का नेक्स्ट पेज में जाओ, पेज नंबर 35।
पेज नंबर 35 में जाने के बाद बताना, उसमें एकदम टॉप में देखना बी और सी में दिया है। बी में है कंटिन्यूअस बीम और स्लैब और सी में है कैंटिलीवर बीम। ये दोनों मिला, मिलने के बाद बताना पेज नंबर 35 एकदम टॉप में है पॉइंट कंटिन्यूअस बीम और स्लैब। मिल गया ना? ठीक है, तो देखो वो तो हो गया मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। नेक्स्ट आता है मेरा कंटिन्यूअस बीम और स्लैब। तो कंटिन्यूअस बीम और स्लैब के केस में मेरा इफेक्टिव लेंथ कितना लेंगे ये आता है। तो क्या बोला है आईएस कोड ने, देखो आईएस कोड का पेज में हम बता देते हैं। इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम और स्लैब, इफ द width of the support is less than 1/12 of the clear span, the effective span shall be as the 22.2a। मतलब क्या बोल रहा है, जब मेरा कंटिन्यूअस बीम और स्लैब के केस में width of the support is less than 1/12, मतलब जो width है, width of the support जो है वो मेरा less than 1/12 हुआ, तो उसके केस में लेस देन और इज इक्वल टू 1/12 हुआ, तो उसके केस में जो हम लोग कंटिन्यूअस बीम के जो इफेक्टिव लेंथ लेंगे वो एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम का जितना आता है उतना ही लेंगे। यही बोल रहा है क्लॉज में। देखो इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम और स्लैब, इफ द width of the support is less than 1/12 of the clear span, 1/12 of clear span, क्लियर स्पैन जो मेरा सपोर्ट का जो width है वो मेरा लेस देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन हुआ, उसके केस में जो हम लोग एल इफेक्टिव लेंगे वो कैसे होगा। एल इफेक्टिव एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम का जितना आया था। सिंपली सपोर्टेड बीम का कितना आया था, L0 प्लस W और L0 प्लस D, इस दोनों में जो मिनिमम होगा वो मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आया था। तो बट ये जो कंटिन्यूअस बीम ये मेरा है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम के केस में जो मेरा देखो कंटिन्यूअस बीम और स्लैब के केस में जो मेरा एल इफेक्टिव लेंगे, जब एल इफेक्टिव के केस में जब मेरा सपोर्ट का जो width है W जब लेस देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन, उसके केस में जो हम लोग इफेक्टिव लेंथ लेंगे वो मेरा एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा ही होगा। ठीक है, जब मेरा W लेस देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पॉइंट बोल रहा है, इफ द सपोर्ट आर वाइडर देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन और 600 mm। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट केस, ये मेरा फर्स्ट केस था। कंटिन्यूअस बीम का दो केस बनता है, एक फर्स्ट केस है और एक सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इफ द सपोर्ट्स आर वाइडर देन 1/12 of clear span or 600 mm, whichever is the less, the effective span shall be taken as under। उसका पॉइंट दिया हुआ है। जब मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब W जो है मेरा ग्रेटर देन 600 mm और 1/12 of the clear span और 1/12 of clear span, इस दोनों में जो लेस है, इस दोनों में जो लेस है उसके केस में कौन सा कंडीशन में हम लोग एल इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। इसके केस में जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बताते हैं। जो एल इफेक्टिव होगा फर्स्ट सब कुछ पिक से बताते, तो एक पिक ड्रॉ करते हैं उसके बाद बताते हैं। देखो मेरा जो कंटिन्यूअस बीम होता है वो इतना सारा सपोर्ट रहता है, बहुत ज्यादा स्पैन रहता है। तो इस केस में क्या बोल रहा है आईएस कोड ने बोल रहा है फॉर द एंड स्पैन विथ द वन एंड इज द फिक्स्ड, सपोज मेरा वन एंड फिक्स्ड है एंड द अदर इज कंटिन्यूअस, और फॉर इंटरमीडिएट स्पैन द इफेक्टिव स्पैन शैल बी द क्लियर स्पैन बिटवीन द सपोर्ट्स। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, फॉर द एंड स्पैन विथ द वन एंड इज फ्री एंड द अदर इज कंटिन्यूअस, द इफेक्टिव स्पैन शैल बी इक्वल टू द क्लियर स्पैन प्लस
half the effective depth of beam or slab or clear span plus half the width of the continuous support whichever is the less। तो जब मेरा W ग्रेटर देन 600 होगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा जो मेरा फास्ट स्पैन होगा, जो फास्ट स्पैन होगा, फास्ट स्पैन के केस में एल इफेक्टिव एक्टिंग एज ए कैंटिलीवर बीम। मतलब देखो ये जो मेरा फास्ट स्पैन है, सपोज ये मेरा कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम है, इसका जो फास्ट स्पैन है, फास्ट ए वाला, सपोज ये मेरा फास्ट स्पैन है, ठीक है, इसको रेट से दिखाते हैं, ये मेरा फास्ट स्पैन है, ये क्या होगा, ये इसका एल इफेक्टिव होगा कैंटिलीवर का जितना निकाले थे। अच्छा पहले कैंटिलीवर वाला बता देती हूँ, नहीं तो पता बन। देखो कैंटिलीवर बीम जो होगा, कैंटिलीवर बीम के केस में जो एल इफेक्टिव होता है वो मेरा होता है L0 प्लस D/2। तो L0 होता है मेरा क्लियर स्पैन लेंथ और D क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो देखो हमें ये वाला पहले बता देना चाहिए था कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम के केस में जो मेरा एल इफेक्टिव होता है L0 प्लस D/2 है, ठीक है, L0 प्लस D/2। D मेरा इफेक्टिव डेप्थ है, सबको पता है, और L0 मेरा क्लियर स्पैन है। बट देखो कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में क्या बोल रहा है, जब मेरा W ग्रेटर देन 600 mm तो फास्ट जो स्पैन होगा, फास्ट स्पैन एज ए कैंटिलीवर बीम जैसा ही एक्टिंग करेगा। तो फास्ट स्पैन जो होगा और मेरा एल इफेक्टिव कितना होगा, जो मेरा कैंटिलीवर बीम के केस में एल इफेक्टिव है वही मेरा होगा फास्ट स्पैन के केस में। बट आधा स्पैन जो रेस्ट रहेगा वो मेरा क्लियर स्पैन का लेंथ लेके चलेंगे, मतलब ये जो आधा स्पैन है इसका कितना एल इफेक्टिव होगा, L0। आधा स्पैन के केस में जो एल इफेक्टिव होगा, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू रेस्ट क्लियर स्पैन। इतना समझ में आया, नहीं तो बोलो दोबारा बता देंगे। अच्छा पहले ये देख लो कैंटिलीवर बीम के केस में मेरा एल इफेक्टिव कितना होता है। देखो आईएस कोड का सी नंबर पॉइंट देखो कैंटिलीवर बीम के केस में, तुम लोग एक बार पढ़ लो कैंटिलीवर बीम के केस में आईएस कोड में क्या बोल रहा है, उसके बाद बताते कंटिन्यूअस बीम का कितना होगा। पहले कैंटिलीवर पढ़ लो, आईएस कोड का पेज नंबर 35 देखो बी फास्ट बी है कंटिन्यूअस बीम और स्लैब, उसको मार्क देखो, उसका देखो जस्ट नीचे है कैंटिलीवर, सी पॉइंट में कैंटिलीवर लिखा हुआ है, मिलेगा तो बताना। मिल गया तुम लोगों को आईएस कोड में सी में जो कैंटिलीवर है उसको पहले एक बार रीडिंग मारो, उसके बाद समझाते हैं। देखो क्या बोला है आईएस कोड ने कैंटिलीवर बीम के केस में, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कैंटिलीवर शैल बी टेकन एज इट्स लेंथ टू द फेस ऑफ द सपोर्ट प्लस द half the effective width except where it forms the end of a continuous beam where the
लेंथ ऑफ द सेंटर ऑफ सपोर्ट शैल बी द टेकन। देखो कैंटिलीवर केस में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बता देते हैं। जो इफेक्टिव स्पैन फॉर द कैंटिलीवर बीम के केस में होगा तो एल इफेक्टिव कितना होगा, एल इफेक्टिव लेंगे क्लियर स्पैन L0 प्लस मेरा इफेक्टिव डेप्थ डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा कैंटिलीवर के केस में एल इफेक्टिव है, ठीक है। ये मेरा कैंटिलीवर बीम के केस में, कैंटिलीवर बीम के केस में ये मेरा इफेक्टिव लेंथ है, इतना लेंगे। एल इफेक्टिव इज इक्वल टू L0 प्लस D/2, ठीक है। उसके नेक्स्ट आते हैं मेरा कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम का दो कंडीशन है जो IS कोड में बता रहा है, मतलब कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। फॉर थर्ड है मेरा कंटिन्यूअस बीम। तो इसके केस में हम लोग एल इफेक्टिव कितना लेंगे तो बता दे जो फर्स्ट मेरा W का जो वैल्यू है वो मेरा लेस देन इज इक्वल टू 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन, और इसको 600 mm भी बोल सकते हो। 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन और 600 mm हुआ तो इसके केस में जो मेरा एल इफेक्टिव लेंगे वो एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा ही क्रिएट होगा। मतलब उसका कितना होगा एल इफेक्टिव इज इक्वल टू होगा L0 प्लस W और कितना होगा L0 प्लस D। इस दोनों में जो मेरा लेस होगा व्हिचएवर इज द लेस, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है, जब मेरा W का वैल्यू, देखो W का वैल्यू जो है वो मेरा ग्रेटर देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन और 600 mm। जो मेरा W का जो वैल्यू हम ग्रेटर देन 600 mm से बताते हैं, तो ग्रेटर देन 600 mm और 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन, इसके केस में जो हम लोग एल इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। इसका देखो जो मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है तो इसका बहुत सारा स्पैन होगा, कंटिन्यूअस बीम है। तो ये IS कोड में क्या बोल रहा है, जो फास्ट जो स्पैन होगा कंटिन्यूअस बीम के केस में वो एज ए कैंटिलीवर बीम जैसा एक्ट करता है, एक्टिंग एज कैंटिलीवर बीम। इसको ऐसे कर देते हैं, एक्टिंग फास्ट स्पैन, मतलब एल इफेक्टिव जो होगा वो क्या है, एल इफेक्टिव एक फास्ट जो स्पैन है एक्टिंग एज ए कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम के केस में जो एल इफेक्टिव था वही होगा वैल्यू L0 प्लस D/2, ठीक है। इसके फास्ट स्पैन के केस में जो मेरा एल इफेक्टिव लेंगे वो होगा L0 प्लस D/2। बस देखो सेकेंड स्पैन होगा, मतलब जो आधा स्पैन है, जो रेस्ट स्पैन है, तो उसके केस में जो एल इफेक्टिव हम लोग कितना लेंगे, रेस्ट जो जितना सारा बाकी जो आधा स्पैन है उसके केस में हम लोग क्लियर स्पैन लेके ही चलेंगे। जितना क्लियर स्पैन मतलब L0 लेके ही चलेंगे। एल इफेक्टिव इज इक्वल टू L0 है, तो क्लियर स्पैन का कितना वैल्यू है, क्लियर स्पैन लेंथ L0 है। तो देखो फॉर कंटिन्यूअस बीम के केस में जब मेरा W का वैल्यू, W क्या है, विड्थ ऑफ द सपोर्ट, जब मेरा विड्थ ऑफ द सपोर्ट इज लेस देन 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन, द इफेक्टिव स्पैन शैल बी एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम। कितना होगा, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू L0 प्लस D/2 है। बस आधा स्पैन के केस में हम लोग एल इफेक्टिव कितना लेंगे, फॉर कंटिन्यूअस बीम के केस में, फास्ट स्पैन के केस में तो हम लोग लेंगे कैंटिलीवर बीम का जितना एल इफेक्टिव होता है, और अदर जो स्पैन होगा इसके केस में हम लोग एल इफेक्टिव L0 लेके चलेंगे, मतलब रेस्ट हम लोग क्लियर स्पैन लेके ही चलेंगे। जो अदर जो स्पैन है कंटिन्यूअस बीम के केस में वो हम लोग कितना लेंगे, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू रेस्ट क्लियर स्पैन, ठीक है। इतना समझ में आया, एक बार देख लो तुम लोग, उसको ना दोबारा आप फिर से समझा देंगे, इसको एक बार देख लो, ये वाला पेज एक बार पढ़ लो। बस जितना बोले उतना ही याद रखो, बाकी सब याद रखने का जरूरत नहीं है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसको हम लोग कैसे, इसका तो एक फिक्स्ड वैल्यू दिया है आईएस कोड का पेज नंबर 37 में और क्लॉज नंबर है 23.2 है। ठीक है, तुम लोग एक बार 23.2.1 क्लॉज नंबर पे जाओ, पेज नंबर 37 में जाओ, IS 456/2000 का, जाने के बाद बताना। अरे इफेक्टिव डेप्थ तो सबको पता ही होगा ना। देखो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है ये भी बता देते। देखो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट एंड द टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, इट इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द बीम माइनस द इफेक्टिव कवर इज द इफेक्टिव डेप्थ है। तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े ही हो तुम लोग। नेक्स्ट देखो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन को हम लोग कैसे चेक करते हैं, जो देखो डिफ्लेक्शन, जो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन है एक रेशियो का ऊपर डिपेंड करता है। किसका रेशियो, स्पैन टू द इफेक्टिव डेप्थ। द स्पैन लेंथ, मतलब ये किसका ऊपर डिपेंड करता है ना, स्पैन लेंथ डिवाइडेड बाय मेरा इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ इसका ऊपर डिपेंड करता है, इफेक्टिव डेप्थ मतलब L/D। इस रेशियो का ऊपर मेरा कंट्रोल ऑफ द डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं, स्पैन लेंथ डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ, इसको देके हम लोग डिफ्लेक्शन को चेक करते हैं। मतलब कितना मेरा डिफ्लेक्शन आना चाहिए हर बीम के केस में, मतलब मिनिमम इतना ही आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो उसका एक रेशियो दिया हुआ है IS 456/2000 का, पेज नंबर 37 में देखना। तो मेरा स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ हर बीम के केस में कितना है, देखो IS कोड में भी दिया है। और तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो मेरा स्पैन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो होगा वो मेरा कितना होगा, 20। और फॉर द कैंटिलीवर बीम के केस में स्पैन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो होगा वो मेरा 7 होना चाहिए। और फॉर द कंटिन्यूअस बीम के केस में जो मेरा L डिवाइडेड बाय D, मतलब स्पैन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो होगा वो मेरा 26 होना चाहिए, मेरा IS कोड बोलता है। ठीक है, IS कोड बोलता है, मतलब ये जो रेशियो है, ठीक है, मैक्सिमम L/D का जो रेशियो है इसमें दिया है। फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में 20, कैंटिलीवर बीम के केस में 7 और कंटिन्यूअस बीम के केस में 26। ये कितना तक वैलिड है, वैलिड फॉर द स्पैन अप टू 10 मीटर। कितना तक वैलिड है, ये मेरा जब मेरा जो स्पैन लेंथ है अप टू 10 मीटर उतना ही तक ये वैल्यू वैलिड है, स्पैन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेंथ। जब मेरा स्पैन लेंथ जब ग्रेटर देन 10 मीटर हो जाएगा, मतलब L जब ग्रेटर देन 10 मीटर हुआ तो उसके केस में हम लोग जो लेते हैं, देखो नेक्स्ट बस ए में देखो IS कोड का 23.2.1 क्लॉज नंबर पे देखना। देखो द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट में जेनरली वी द एज्यूम टू बी सैटिस्फाइड प्रोवाइडेड दैट द स्पैन टू डेप्थ रेशियो आर नॉट ग्रेटर देन द वैल्यू। ठीक है, फॉर कैंटिलीवर के केस में जो स्पैन डिवाइडेड बाय डेप्थ का जो रेशियो है मेरा 7 है। और सिंपली सपोर्टेड के केस में L/D का रेशियो 20 और कंटिन्यूअस बीम के केस में 26 है। और कितना तक है, फॉर द इफेक्टिव डेप्थ जो रेशियो है फॉर द स्पैन अप टू 10 मीटर। देखो IS कोड में ही बोल दिया, जब मेरा स्पैन लेंथ है अप टू 10 मीटर होगा उसके बेसिस में मेरा कैंटिलीवर के केस में 7, सिंपली सपोर्टेड के केस में L/D रेशियो 20 और कंटिन्यूअस बीम के केस में L/D का रेशियो मेरा 26 है। जब मेरा L ग्रेटर देन 10 मीटर, मतलब ये तो मेरा अप टू 10 मीटर तक इतना है, L/D का रेशियो इतना ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। बस स्पैन टू द स्पैन लेंथ, जब L का वैल्यू जब मेरा ग्रेटर देन 10 मीटर हो गया तो उसके केस में हम लोग कितना लेते हैं, तो L/D का जो रेशियो लेते हैं तो उसके केस में जो हम लोग लेते हैं L/D इंटू 10 मीटर डिवाइडेड बाय स्पैन।
10 मीटर डिवाइडेड बाय स्पैन। जब मेरा एल ग्रेटर देन 10 मीटर हुआ उसके केस में एल डी बाई डी का जो रेशियो हम लोग लेंगे तो देखो जब मेरा स्पैन लेंथ जो है अप टू 10 मीटर उसके केस में जो एल बाई डी का रेशियो है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में 20 होगा और कैंटिलीवर बीम के केस में 7 है और कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में मेरा 26 है। जब मेरा लेंथ का जो स्पैन लेंथ जब मेरा ग्रेटर देन 10 मीटर मतलब जो मेरा स्पैन लेंथ सपोज मेरा ग्रेटर देन 10 मीटर हुआ उसके केस में कितना वैल्यू होगा एल बाई डी का जो वैल्यू है देखो एल बाई डी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा मेरा एल बाई डी का जो रेशियो है मतलब सपोज मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में एल बाई डी का रेशियो 20 है तो 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मीटर डिवाइडेड बाय स्पैन। तो देखो जब मेरा एल ग्रेटर देन 10 मीटर है उसके केस में जो एल बाई डी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 10 मीटर डिवाइडेड बाय स्पैन अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। देखो आईएस कोड का 23.2.1 का बी में दिया हुआ है फॉर द स्पैन अबव 10 मीटर द वैल्यू इन ए मतलब कैंटिलीवर बीम के केस में जो 7 है सिंपली सपोर्टेड के 20 और कंटिन्यूअस के केस में 26 में बी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय स्पैन इन मीटर। ठीक है ये मेरा कितना है कितना हो जाएगा जो मेरा एल बाई डी का जो रेशियो होगा सपोज मेरा कैंटिलीवर बीम हो गया तो इसको क्या करते हैं जब एल ग्रेटर देन 10 मीटर हो जाएगा कैंटिलीवर बीम के केस में देखो एल बाई डी का रेशियो 7 है तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मीटर डिवाइडेड बाय स्पैन लेंथ। तो इतना हो जाएगा जब मेरा स्पैन जो लेंथ मेरा ग्रेटर देन 10 मीटर हुआ उसके केस में जो मेरा
वैल्यू होगा एल बाई डी का, जो रेशियो होगा वो मेरा हो जाएगा एल बाई डी इंटू 10 मीटर डिवाइडेड बाई स्पैन। जब मेरा लेंथ अप टू 10 मीटर, जब मेरा लेंथ अप टू 10 मीटर है उसके केस में जो एल बाई डी का रेशियो होगा, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में स्पैन डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ वो हो जाएगा 20, और फॉर कैंटिलीवर के केस में 7, और फॉर द कंटिन्यूअस बीम के केस में स्पैन डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 26 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का पेज नंबर 37 में है। पेज नंबर 37 में क्या बोल रहा है? हाँ, पेज नंबर स्पैन लेंथ जब मेरा 10 मीटर से ज्यादा हुआ, देखो आईएस कोड का 23.2.2, और जब मेरा स्पैन लेंथ अप टू 10 मीटर, हाँ, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में 20, कैंटिलीवर के केस में 7 और कंटिन्यूअस के केस में 26। ठीक है, उसको देखो नेक्स्ट आते परमिसिबल वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्शन कितना होता है, ड्यूरिंग कास्टिंग में कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लेते हैं, और आफ्टर कास्टिंग में मैक्सिमम हम लोगों को कितना शो होना चाहिए डिफ्लेक्शन। उसका भी पॉइंट दिया है आईएस कोड में, तो इसको छोड़ो, हम बताते हैं, उसे यहाँ पे नहीं है पॉइंट, हम बता देते हैं। देखो पेज नंबर 37 का आईएस कोड में जाओ और 23.2 का ए नंबर पॉइंट में देखो, 23.2 का ए नंबर पॉइंट, तो क्लॉज देखो 23.2 और ए में देखो तो क्या बोल रहा है, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स including the effect of temperature, creep and shrinkage, and measure from the cast level of the supports of floors, roofs and all other horizontal members should not normally exceed span divided by 250। मतलब during casting, मतलब during बता देते हैं, during casting जब कास्टिंग करते हैं ना सपोज बीम का, तो ड्यूरिंग कास्टिंग करते टाइम जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू स्पैन डिवाइडेड बाय 250, इतना mm होना ही चाहिए। आईएस कोड ने बता रहा है इतना mm मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए हम लोगों का ड्यूरिंग कास्टिंग के टाइम बीम का। तो देखो द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स including the effect of temperature, creep and shrinkage, and measure from the cast level of the supports of floors, roofs and all other horizontal members should not normally exceed span divided by 250। तो ड्यूरिंग कास्टिंग में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा बीम में शो करना चाहिए स्पैन डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं शो करना चाहिए। उसका देखो नेक्स्ट क्या बी में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखो बी में क्या बोल रहा है, द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज occurring after erection of partitions and the application of finishes should not normally exceed span divided by 350 or 20 mm whichever is the less। मतलब आफ्टर कास्टिंग के बाद, मतलब कास्टिंग के बाद मेरा डिफ्लेक्शन कितना शो करना चाहिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आफ्टर कास्टिंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मेरा शो करना चाहिए, शोइंग इज इक्वल टू स्पैन डिवाइडेड बाय 350 और कितना बोल रहा है 20 mm व्हिचएवर इज द लेस। ठीक है, वही मेरा आफ्टर कास्टिंग में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शोइंग इज इक्वल टू स्पैन डिवाइडेड बाय 350 और 20 mm व्हिचएवर इज द लेस
जो हम मिनिमम होगा उसको हम लोग लेंगे, मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए स्पैन डिवाइडेड बाय 350 और 20 mm व्हिचएवर इज द लेस। बस ड्यूरिंग कास्टिंग के टाइम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मेरा स्पैन डिवाइडेड बाय 250 mm इतना शो करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन इसका आसपास ही रहना चाहिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। हाँ बोलो। उसको भी हम लोगों को चेक करना पड़ता है ना, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड बोल रहा है इसको डिफ्लेक्शन भी चेक करना जरूरी है। जो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन ड्यूरिंग कास्टिंग, तो जो बड़े बड़े मल्टी जो स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े जो बिल्डिंग होता है वो सब में निकलता ही है, तो छोटा मोटा घर वगैरह में निकलता नहीं है, वो सब चेक नहीं करता है, आइडिया हो जाता है और चेक नहीं करता है जो मेरा सही है। तो ये सब चेक करना पड़ता है। आईएस कोड ने बोल रहा है, जो आईएस कोड बोल रहा है जो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन ड्यूरिंग कास्टिंग के टाइम स्पैन डिवाइडेड बाय 250 mm इतना शो करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और आफ्टर कास्टिंग के बाद जो मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए स्पैन डिवाइडेड बाय 350 mm। आईएस को दे दोगे, छोटा छोटा गेट लेवल का भी क्वेश्चन में आ जाता है, कास्टिंग के बाद कितना मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो होता है, मतलब इससे ज्यादा मैक्सिमम इतना स्पैन डिवाइडेड बाय 350 mm और ड्यूरिंग कास्टिंग के टाइम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्पैन डिवाइडेड बाय 250 mm होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इतना मैक्सिमम। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। हम लोग कितना रेनफोर्समेंट लेते हैं, रेनफोर्समेंट भी तो कैलकुलेट करना पड़ता है। मिनिमम कितना रेनफोर्समेंट लेंगे, मैक्सिमम हम लोग कितना रेनफोर्समेंट लेंगे। हाँ बीम के केस में बोला है। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, पेज नंबर 46 में जाओ आईएस कोड का। आईएस कोड का पेज नंबर 46 में जाना और क्लॉज नंबर देखो 6.5.1। तो हाँ अच्छा सर सुनिए ना, मेरा क्लास है 4:40 के बाद जा पाएंगे, अभी तो क्लास ले रहा है, 3 बजे से क्लास ही था, भूल गई था आपको उस टाइम बताने। हाँ उधर ही होगा ना गणेश सर, एक बार देख लीजिए ना, जल्दी हो गया तो तब हम ले लेंगे, जब चले जाएंगे। क्या? हाँ वीडियो देना होगा ना यूट्यूब का। हाँ हाँ सर देखते हैं। पर मेरा तो 2 क्लास है, 40 मिनट में काम चल जाएगा। हम्म हाँ देखते देखते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको देखो नेक्स्ट आते हैं मेरा एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट। देखो आईएस कोड का पेज नंबर 46 खोलो, ठीक है, पेज नंबर 46 खोल देना। उसको देखो क्लॉज नंबर देखो 26.5.1 बीम्स बोल के लिखा हुआ है, मिला? उसका देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जो मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लोगों का बीम के केस में कितना लेंगे, और टेंशन रेनफोर्समेंट और मिनिमम रेनफोर्समेंट मैक्सिमम रेनफोर्समेंट हम लोगों को कितना लेना है। देखो मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लोग यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल बी नॉट लेस देन दैट गिवन बाय द फॉलोइंग एस डिवाइडेड बाय बीडी। ए एक फॉर्मूला मिला आईएस कोड में, एस डिवाइडेड बाय बीडी इज इक्वल टू 0.85 डिवाइडेड बाय एफ वाई, ये फॉर्मूला मिला आईएस कोड में।
मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लोग को इतना लेना है, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील शैल नॉट बी लेस देन दैट द गिवन फॉलोइंग एस डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू 0.85 डिवाइडेड बाय एफ वाई। तो इसमें देखो एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, एस इज इक्वल टू मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। बी और डी ए मेरा जो ब्रेथ और डेप्थ का जो मल्टीप्लाई है, बी क्या है ब्रेथ ऑफ द बीम और टी बीम के केस में ब्रेथ ऑफ वेव ऑफ टी बीम, और डी क्या होता है, डी मेरा इफेक्टिव डेप्थ है, और एफ वाई भी सबको पता ही है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो एफ वाई का कितना कितना वैल्यू होता है बताओ तो, एफ वाई का कितना कितना वैल्यू होता है? याद है? देखो एफई 250, एफई 415, एफई 500 वही सब है एफ वाई का वैल्यू। तो देखो हम जो हमारा बीम के केस में जो मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट होगा वो कितना होगा, AST डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू 0.85 डिवाइडेड बाय FY है। ये तो मेरा हो गया मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट हम लोग कितना लेंगे, देखो पॉइंट बी नंबर में आइस कोड में